अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है। सही। यार मौजूद है इस टाइम क्लास में कि नहीं मौजूद? चले, अगर सीआर नहीं भी मौजूद तो जो मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ जो क्लास का थीम है वो ये कि इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर 5 एंड हो जाएगा, और जब लेक्चर 5 एंड हो जाएगा तो लेक्चर 6 हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। जो लेक्चर 6 है वो और उसका बाद लेक्चर 7 मेरी कोशिश होगी कि ये मैं अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपका कंप्लीट कर दूँ। जब एक तो लेक्चर 6 और लेक्चर 7 जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होंगी जूम पे। और वो प्रेजेंटेशन में होगा क्या है, आप लोगों से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस शेयर कर दी जाएगी और साथ आप लोगों के ग्रुप बना दिए जाएंगे। वो जो ग्रुप है वो जो उनसी डेट उसको दी जाएगी, उस डेट पे वो अपना क्वेश्चंस के आंसर्स प्रेजेंट करेगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे अंटिल 31 अगस्त या फिर हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स पूरे हो जाएं। जो अभी तक की आप लोगों की अटेंडेंस है वो चाहे क्लास में स्टूडेंट आए या ना आए वो वैसे ही प्रेजेंट मार्क हो जाती है, लेकिन जब से आप लोगों की प्रेजेंटेशन शुरू होगी तब से ये एक वो सिस्टम शुरू हो जाएगा कि जो भी आपकी अटेंडेंस सीआर नोट करेगा वो डायरेक्ट आपकी पोर्टल पे अपलोड होगी। तो ये चेंज है जो मैं अब इस टाइम क्लास के अंदर ला रहा हूँ, ताकि हम जो अपना लेक्चर कंप्लीशन के बाद बाकी टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकें और हम एग्जाम के लिए भी प्रेपरेशन कर सकें। अब आ जाता हूँ मैं आज के लेक्चर के ऊपर। जो लेक्चर है वो हमारा एथिकल फ्रेमवर्क्स के ऊपर है। एथिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक एथिकल फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, और दूसरा है डियोंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क। जो टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता है कि जो भी कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए एक्शंस हैं, चाहे वो एक्शन सही हो चाहे वो गलत हो, अगर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है तो ये मायने नहीं रखता कि वो एक्शन सही था क्या गलत था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है, यही मकसद था जो पूरा हो गया है। सही और गलत का इसमें जवाब नहीं है कोई, मकसद पूरा होना ज़रूरी है। जबकि डियोंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि जो मुआशरा है उसके अंदर हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं या फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या लॉ हो गया ये मौजूद है, और इंडिविजुअल को उसके मुताबिक अपने एक्शंस को सही रखना है। यानी जो लॉ है वो आपको बताएगा कि क्या सही और क्या गलत है, और हर इंडिविजुअल को अपना एक्शन सही रखना है। अगर वो ये कहेगा कि जी मैं गलत करके कोई एक मकसद ही अचीव करना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी उसको सजा मिलेगी। अच्छा, जब हम इसकी इंग्लिश जो यहाँ डेफिनेशंस लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जी टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर द गोल और डिजायर एंड इज अचीव्ड। लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेज, मे बी इट इज ओके टू लाई। इसमें आपके एक्शन का सही होना या गलत होना ये मायने नहीं रखता। आपका अगर मकसद पूरा हो गया तो वो सही और गलत के तफरीकी की उसमें ज़रूरत नहीं है, मकसद पूरा होना ज़रूरी है। जबकि डियोंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क की है जी, it relies on the action that is right or wrong, act of obligation or duty, prohibit prohibition against harming the innocent। ये यहाँ पे 3 लाइनें लिखी, लेकिन इसमें यहाँ पे भी होना चाहिए था एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो अगली स्लाइड है
उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये इसका स्कोप क्या है। जो टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है वो कहता है कि द गुड ऑफ मैनी, टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की जस्टिफिकेशन है कि अगर कुछ लोगों का नुकसान होकर ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल है। द गुड ऑफ मैनी, एट द कोर ऑफ टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क एन एक्शन इज जज्ड बाय हाउ इट अफेक्ट्स द मैनी, द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इन द मैसेज नॉट द इंडिविजुअल। At the core of teleological framework, an action is judged by how it affects the many. The point of reference is in the masses, not individuals. जबकि जो दूसरा है deontological framework, the good of individual, at the core of deontological framework, an act is judged by internalized code of behavior, a moral system. ये internalized code of behavior जो हमारा ज़मीर होता है उसको कहते हैं कि हमारा ज़मीर हमें बताता है क्या सही और क्या गलत। तो हम जानते हुए भी कि अगर कुछ गलत है वो करते हैं तो हम टेलियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करें, लेकिन अगर हम जानते हुए कि गलत है उससे रुक जाते हैं तो हम डियोंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं। जो इस्लाम है इसके अंदर डियोंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क की ज़्यादा प्रैक्टिस, और इवन जो आखिरत के दिन आपसे हिसाब किताब होना तो आपका इंडिविजुअल का होगा, ग्रुप का इकट्ठा हिसाब किताब नहीं है। इन दो स्लाइड्स के बाद हमारे पास जो थर्ड स्लाइड है वो बेसिकली 3 स्टेप स्ट्रेटजी फॉर अप्रोचिंग साइबर एथिकल इश्यूज है। ये हमने जो 3 स्टेप्स हैं ये पहले पढ़े हैं, ये पहले हमने इस स्लाइड में पढ़े हैं जहाँ पे फिलिप डिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी used by philosophers in applied ethical research as having 3 stages। ये जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है जो फिलिप ने डिस्क्राइब की थी, जो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फिलिप ने डिफाइन की थी वो थी सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दूसरे स्टेज पे डिस्क्राइब एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, और तीसरी स्टेज पे अप्लाई मॉरल थ्योरीज टू जनरेट टू एड्रेस एंड जनरेट मॉरल इश्यूज, टू एड्रेस मॉरल इश्यूज एंड जनरेट लॉज स्लैश प्रिंसिपल्स फॉर एड्रेसिंग दोज इश्यूज। अच्छा जी, अब आते हैं हम आखिरी स्लाइड के ऊपर जहाँ पे यही इन 3 स्टेप्स की एप्लीकेशन है। तो स्टेप 1 है identify a practice involving cyber technology or a feature in that technology that is controversial from moral perspective। सबसे पहले आपने अखलाकी तौर पे जो साइबर टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुआशरे में ख़राबी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पे जी शादियों पर कैमरे से लोग तस्वीर खींच लेते हैं बनाए इजाज़त के, तो ये एक मॉरल इशू है जिसमें साइबर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो प्रॉब्लम आपने क्या आइडेंटिफाई किया? टेकिंग स्नैपशॉट विदाउट परमिशन ऑफ द पर्सन। डिस्क्लोजर, अब इसके आगे सब स्टेप्स हैं जो कि इसको फर्दर एलैबोरेट करने में हेल्प करते हैं। Disclose any hidden or opaque feature or issue that have moral implication. If the issue is descriptive, assess the sociological implications for relevant social institutions and socio-demographic population. If there are no ethical normative issues, then stop. If the ethical issue is professional in nature, assess it in terms of existing code of conduct ethics for relevant professional association. If one or more ethical issues remain, then go to step 2। ये पर इसको बेसिकली एलैबोरेट करने का प्रोसेस बताया गया है। अगला जो है वो है एनालाइज द एथिकल इशू बाय क्लैरिफाइंग concept and situation in the context. If a policy vacuum exists, then go to step 2b, otherwise go to step 3। Clear up any conceptual muddle involving the policy vacuum and go to the step 3। इस स्टेप में ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो हमारे पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट किया जाए और हमारी जो कंफ्यूजन है, जो जिसको इसने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मॉडल का नाम दिया, वो क्लियर हो सके। अब डेटा कलेक्शन के अंदर आएगा कि एक मिसाल है जी
अब ई सिगरेट भी जो है वो साइबर टेक्नोलॉजी में आ गई, लेकिन अब वो क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो वो एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया और ये बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन हो गया। बाहर के मुल्कों में हो ये रहा है कि जो ई सिगरेट है वो खाने पीने की जगहों पे बैठ के लोग पीना शुरू हो गए हैं। जहाँ जहाँ सिगरेट पहले उन्हें पीने से रोका जा रहा था, उधर ई सिगरेट पीना शुरू हो गए हैं और उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि जी ये इतनी हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए ई सिगरेट इन जगहों पे पीने की हमें इजाज़त है। लेकिन जो स्मोकिंग है बेसिकली वो एक सोशल हैजर्ड है। सोशल हैजर्ड इस तरह कि जो स्मोकिंग कर रहा है वो तो अपने शॉर्ट प्लेयर के लिए अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द बैठे हैं वो उससे नेगेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक सोशल हैजर्ड है जिसकी वजह से हमने पहले भी पॉलिसीज बनाई हुई है। हमने ये किया है मुआशरे ने कि हमने स्मोकिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर, जहाँ पे जो स्मोकर्स हैं वो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली स्मोकिंग कर सकते हैं। तो जब डाटा कलेक्ट करना है तो हमने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ गलत इस्तेमाल हो रही है और इसके इस्तेमाल से रिलेटेड तो पहले काम हुआ हुआ है, अगर हुआ हुआ तो क्या था। ये चीज़ें हमने पॉइंट 2 में हमने स्टेप 2 में डिस्कस कर ली। और स्टेप 3 है डेलिब्रेट on the ethical issue. The deliberation process required two stages: apply one or more ethical theory to the analysis of the moral issue, and then go to step 3b. Justify the position you reach by evaluating it against the rule of logic or a critical thinking. बेसिकली जो स्टेप 3 है इसमें हमने डिड्यूस करने हैं रूल्स गाइडलाइंस जो कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, लेकिन वो रूल्स और गाइडलाइंस जो है वो मुख्तलिफ एग्जिस्टिंग एथिकल मॉडल से निकलेगी। अब एथिकल मॉडल्स जो एग्जिस्टिंग है उनको इनपुट में जाएगा जो स्टेप 2 का हमने डेटा कलेक्ट किया है, और एथिकल जो फ्रेमवर्क से मॉडल एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास आउटपुट जनरेट करेंगे थ्योरीज की या फिर ऐसे लॉज की या फिर हमारे पास ऐसी गाइडलाइन की जो उस एथिकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। क्लास यहाँ पे हमारा लेक्चर 5 एंड हो गया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया ये आप सीआर को इन्फॉर्म कर देना और बाकी क्लास को भी अपडेट कर देना। आपकी अटेंडेंस जो है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि छठे सातवें लेक्चर तक मार्क हो जाएगी, लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशंस चल रही होगी उसमें जो आप लोगों की क्लास प्रेजेंस एक्चुअल होगी वही आपके पोर्टल पे अपलोड होगी। मीनवाइल सर हाँ जी बोलें। अस्सलामुअलैकुम। जी सर मैं क्लास में मैंने सुन लिया सर। भाई आपकी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आया क्या कहते हैं। सुन ली की बात आप तो मैसेज सीआर को पहुंचा देना। थैंक यू सर। समझ आ गया क्या मैसेज किया मैंने आपको? आप तो थे नहीं उस टाइम क्लास में। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या मैसेज दिया है आपको क्लियर है? लगता है जी ये सीआर साहब फिर छोड़कर चले गए हैं। बाकी क्लास में जो बच्चे हैं वो फिर इन्फॉर्म कर दें सीआर को जो मैंने मैसेज दिया था, और बाकी स्टूडेंट्स को भी। तो मैं अब लेक्चर एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा ना खासा किसी को मुश्किल वक्त तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दें। मुझे बाकी क्लास फेलोज़ को रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखें, और आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना क्योंकि मोमिन नाउम्मीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।